नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन शुक्ला RMS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज हम लोग चलते हैं। आज पार्ट 4 मतलब 3 पार्ट मैंने इससे अपलोड कर चुका हूँ और मैं ये सोच रखा हूँ कि लगभग 3 से 4 पार्ट और लगेंगे, हम पूरा हिंदी कवर कर लेंगे। ठीक है, जो 2018 में आए हुए थे पेपर, तो उनको मैं कवर करूँगा और फिर उसके साथ साथ रीजनिंग भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एक क्वेश्चन था, से और के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। परसर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना? परसर्ग का मतलब होता है दोस्तों विभक्ति। परसर्ग मतलब क्या होता है? विभक्ति। ठीक है, तो अब ये कौन सी विभक्ति है, से या के द्वारा? तो एक आप नोट कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, से तो दोनों में आ रहा है, कारण में भी आ रहा है और अपादान में हो रहा है, लेकिन इसमें जो ये से जो है वो अलग होने के सेंस में आता है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है, मोहन घर से जाता है, उस तरीके से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रा री रे। ठीक है, का की रे अधिकरण में और पर संबोधन हे भो हरो। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपसे अब इसमें से कुछ भी पूछे, जैसे मान लिया से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो आप लगा देंगे करण। क्या लगा देंगे? करण। इसमें ऑप्शन थे कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, तीनों थे, तो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मैं एक्सप्लेन करके लिखना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वह मुझसे अलग रहता है। मुझसे अलग रहता है मतलब कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं। तो से तो यहाँ पे भी आया है दोस्तों, लेकिन अलग रहने के सेंस में है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान कारक। इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ। अब तो इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपादान कारक। ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक, फिर निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो एक है ये बी, सी और डी। तो देश, तो ये चीज बात ध्यान रखिएगा कि हम कहते हैं हमारा देश अच्छा देश है, तो अगर हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, अच्छा, अच्छी, ऐसा लगाने से आपको अगर जेंडर का पता कर सकते हैं। जैसे हमारा देश का मतलब यानी कि पुरुष हो जाएगा। नगर, अच्छा नगर। ठीक है, द्वीप, महाद्वीप, सही महादेव, अच्छा महादेव। लेकिन झील, अच्छी झील या झील के किनारे, तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मतलब निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो झील हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दोनों शब्दों में समान रहता है? दोनों शब्दों में समान रहने का मतलब है कि दोनों शब्दों के वचनों में होना चाहिए था। यहाँ पे दोनों शब्दों के वचनों में समान रहता है, तो आपका हो जाएगा सरसों। ठीक है, दोनों वचनों में समान रहता है, सरसों। ये होता है संख्यावाचक। ठीक है, कौन सा अगला है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो अगर भूतकाल की बात कर रहे हो तो कहने का सेंस है भूत यानी कि बीता हुआ और एकदम कंप्लीट हो चुका हो, यानी वह गए, तो वह गए, लेकिन अब कहाँ है, क्या है, कोई निश्चित जेंडर नहीं, मतलब डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो वह खा रहे थे, अभी खा चुके हैं कि नहीं खा चुके, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वह आए थे, ये कंफर्म है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक,
निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण दीजिए। निपात का मतलब या ध्यान रखिएगा, जो आपको प्रेशराइज किया जा रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, निपात। जैसे यहाँ पे तो एक उदाहरण यही है कि ठीक मतलब सॉरी हाँ, यहाँ पे ठीक मतलब ठीक, निकट, इधर, कल, तो ये हो गया निपात। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। ठीक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका ये है भर, ही, केवल। अगर ऐसे भी वर्ड आ जाए तो ये भी निपात में ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि इस पे प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशर से मतलब प्रेशर प्रभाव के साथ बात किया जा रहा है, नहीं यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन ये था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा, अब एक बात यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, हमारी राजभाषा है, वो भी हिंदी। ठीक है, तो राजभाषा हिंदी कहा गया है, दोनों शब्दों का यूज यहाँ पे कर लिया गया है। लेकिन आर्टिकल कौन सा है, तो 343। और अगर 343 में अगर जैसे मान लिया 343, 44, 45, 46 ऐसा कहा गया तो 343 लगाएंगे। लेकिन अगर 343 में भी आपसे कहा जाए 343 1 2 3 और 4 और यहाँ पे 343, तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो आप 343 एक लगाएंगे पहला। ठीक है, मतलब इसमें भी आपको कई उसमें दिखाया गया है। तो अगर 343 1 2 3 4 ऑप्शन में भी हो तो पहला वाला, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो का। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन मैं आज और करवा देता हूँ, इसका सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ आज। ठीक है, नोट करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब ये बात ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश, अब एक मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ बोली का ही, कि कौन सी बोली किस राज्य में किस जिले में बोली जाती है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बांगरू, हड़ौती, कन्नौजी और बुंदेली। तो आपका बांगरू, हड़ौती और बुंदेली अपने राज्य स्टेट यानी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब ये कन्नौजी बोली जाती है। तो कन्नौजी कैसे बोली जाती है, कन्नौजी जो है एक कन्नौज जिला है यहाँ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी। आप ब्रज भी लगा सकते हो, क्योंकि ब्रज जो है मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर साइड बोली जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कन्नौजी की जगह पे ब्रज होता तब भी आप लगा सकते थे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आया था, मामला अभी भी विचाराधीन है, अंग्रेजी में वाक्य प्रयोग करिए। तो द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मामला अभी भी जो है विचाराधीन हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन दो आते हैं, एक हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए और इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमें इस जो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो मैंने तो इसका सिर्फ आंसर लिखा हूँ, लेकिन उसका आपको बहुत ध्यान से लगा के थोड़ा सा ही मिस्टेक रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, मतलब एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड का क्या होगा हिंदी में अनुवाद, ये आपको लिखना था। ठीक है, तो बताया गया है आवेदन, इसी क्या के लिख दे रहे हैं, आवेदन अभी अस्वीकृत है। अस्वीकृत का मतलब स्वीकार नहीं किया गया है, रिजेक्टेड है ना, अस्वीकृत है। ठीक, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं आवेदन अभी अस्वीकृत किया जाए, किया जाए, अस्वीकृत किया जाए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यापारिक पत्र होता है तो ये व्यापार में काम आता है, आप कोई वो वैयक्तिक नहीं होगा। प्रार्थना पत्र, संपादन के नाम पत्र, यानी कि जो आप पत्र व्यक्तिगत पत्र का नाम ले रहे हैं वो हो जाएगा मित्र को पत्र। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से होता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक के 3 पार्ट होते हैं। औपचारिक में आपका प्रार्थना पत्र आ जाएगा, व्यापारिक पत्र आ जाएगा और अवकाश वाला पत्र आ जाएगा औपचारिक में। ठीक है, मैं ओरल बता दे रहा हूँ, बाकी किसी दिन लिखवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिसकी स्टार्टिंग, जैसे हमने कहा आ प्लस आ, तो ये भी ये मूल ही हुआ, और आ और
आ मिलाकर बड़ा हो गया बड़ा आ, तो ये क्या हो गया, मूल से ये हो गया। तो यानी कि इस तरीके से आपको एक उदाहरण यह हो गया, ई छोटी ई उ और ये ओ, तो ये ओ नहीं होगा, वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, केवल स्वर है, मूल स्वर है। और मूल क्या है, ये कंठोष्ठ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये देख लीजिए, इसमें ऑप्शन ये सी हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, शुद्ध वर्तनी वाला ही उत्तरदायी, उत्तरदायी ये ऐसा ही तरीका से, तो इसका ऑप्शन का बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए नोट करिए आप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है संधि कितनी प्रकार की होती है, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है संधि 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। संधि कितनी प्रकार की हुई, 3 प्रकार की होती है। अब इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये था कि कौन सी संधि नहीं है, कौन सी संधि, कौन संधि नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, अनुस्वार नहीं होता है। ये क्या लिखा है, अनुस्वार। अगर मान लो थोड़ा नहीं दिख रहा, मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, अनुस्वार ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का मतलब सारे ऐसे हैं जो व्यंजन संधि हैं, कोई एक ऐसा होगा जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, ये है, अहंकार भी है, संतोष सम प्लस तोष, विद्यालय विद्याधन आलय, तो ये विद्याधन आलय यानी विद्यालय, तो ये क्या बनेगा, ये स्वर संधि में आएगा, ठीक है। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में देश की भक्ति या देश में भक्ति, तो ऐसा किसमें होता है, तत्पुरुष समास में, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास होता है, तो पंचवटी में आप संख्या को साथ दिख रही है, तो संख्या किसमें हो जाएगी, दिग, दिग में क्या होती है, संख्या। ये इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो, तो दिग समास हो जाएगा, यानी पंचवटी में दिग समास होगा। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आ भी है, आदि है, री है और री है। जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या होता है कि उपसर्ग की जगह पे जो प्रत्यय समझ लेते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस अ, यानी कि जो बाद में लगते हैं। उपसर्ग मतलब जो मूल शब्द होता है उसके आगे लग करके अपने अर्थ को कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आदि। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो आ उपसर्ग अकथ, अभेद, अचूक और अनुज। तो अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, ठीक है। तो इसमें आपका नहीं लगा है और बाकी तीनों में लगा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था बेटा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र की विशेषता नहीं है। अच्छा, कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, तो संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता और प्रेषक। तो जो प्रेषक होता है वो मतलब पत्र की विशेषता नहीं है। पत्र की विशेषता है संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता, अस्पष्टता, मैं और लिख दे रहा हूँ, अस्पष्टता, सरलता, अस्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता। एक और कोई होता है, यानी कि 6 होते हैं टोटल, ठीक है। अभी मैं देख लिख के बता दूंगा, ठीक है, 6 होते हैं। गंदगी की समस्या को लेकर नगर पालिका को लिखा गया पत्र कौन सा होगा निम्नलिखित में से। मतलब अगर जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, अगर वो नगर निगम में आता है, नगर पालिका को हमें कोई पत्र लिखना है शिकायत वाला की, जो अच्छा शिकायत, हाँ, अब मुझसे भी निकाल गया शिकायत, यानी कि अगर गंदगी फैली हो तो हम शिकायत ही करेंगे ना, तो शिकायती पत्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी करवा देते हैं, यानी कि 25 तक 22 है, 25 करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 पार्ट में 2 सेक्शन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है। नी प्रत्यय का मतलब जैसे शेरनी, नौकरानी, मोरनी और कुटनी। तो शेरनी में है, मोरनी में है, कुटनी में है, पर नौकरानी में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो तत् प्लस सम यानी तत्सम, इसका मतलब होता है उसके समान,
उसके समान। ठीक है, कौन सा, अब इसमें भी है, अब इसमें था कौन सा तत्सम नहीं है, ये कौन सा है, क्या, तत्सम, तत्सम यानी कि शोभन हो जाएगा। 16 सोता, सोना और शोभन, तो शोभन में शोभन क्या हो जाएगा, तत्सम। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव आपका वो होता है जो मतलब जिसका कोई अता पता ना हो, नहीं सॉरी, जो तत्सम से बना हो, यानी कि संस्कृत से आके बना हुआ हो, तो यहाँ हो जाएगा पत्ता। ठीक है, तो आपका उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।